नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जिसने पूरे देश के राजनीतिक समीकरणों में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की। एक ऐसा राज्य जहां सालों से एक ही राजनीतिक नाम और एक ही पार्टी का दबदबा चलता आ रहा था, वहां अचानक पूरी बिसाथी पलट गई है। द साफ्रन सर्ज यानी ये जो भगवा लहर है, ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि ये हालिया इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेरों में से एक है। इस चुनाव ने स्थापित सत्ता को जड़ से हिला दिया है और राजनीति के नए दरवाजे खोल दिए हैं। तो आइए इस ऐतिहासिक पल को डिकोड करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 200 से भी ज्यादा सीटें। 294 सीटों वाली विधानसभा में ये कोई मामूली जीत नहीं है, इसे आप एक चुनावी सुनामी कह सकते हैं। जैसे ही नतीजे सामने आए, पूरे देश की निगाहें सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर टिकी। भारतीय जनता पार्टी ने 200 का जादुई आंकड़ा पार करके उन तमाम राजनीतिक भविष्यवाणियों को ध्वस्त कर दिया जो एक कांटे की टक्कर का अनुमान लगा रही थीं। ये विशाल आंकड़ा इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहा है कि सत्ताधारी पार्टी अब काफी पीछे छूट चुकी है और बंगाल की राजनीति पूरी तरह से एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। 15 साल का वो लंबा राजनीतिक दौर और 2026 का ये अचानक आया शॉकवेव। किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर हम पिछले 1.5 दशक की बात करें तो बंगाल की राजनीति का सीधा सा मतलब था टीएमसी का एक छत्रराज। वामपंथ के पतन के बाद जो बदलाव की लहर आई थी, वो समय के साथ एक ऐसा अजय किला बन गई जहां विपक्ष का टिकना लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन 2026 आते आते हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। इस बार का चुनावी प्रचार इतना आक्रामक था, इतनी हाई वोल्टेज रैलियां हुई और सांस्कृतिक मुद्दों को इतने गहरे स्तर पर छुआ गया कि वो पुराना अजय किला ढह गया। ये सब रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बहुत ही बारीक और जमीनी रणनीति काम कर रही थी। और इस पूरे चुनावी ड्रामे का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब खुद मुख्यमंत्री अपनी ही सीट पर पीछे चलने लगी। राजनीति में जब इतने कद्दावर और अजेय माने जाने वाले नेता अपनी ही घरेलू पिच पर संघर्ष करते दिखें, तो ये समझ लेना चाहिए कि ग्राउंड जीरो पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हो चुका है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रतीक था। अब एक राजनीतिक विश्लेषक के चश्मे से देखते हैं कि आखिर स्थानीय जिलों में ये सब हुआ कैसे, जीत की ये पूरी संरचना कैसे तैयार की गई। आइए इस रणनीति को डिकोड करते हैं। अगर हम स्थानीय जिलों के इस उलटफेर का विश्लेषण करें तो इसके पीछे 4 बहुत ही ठोस रणनीतियां नजर आती हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, बेहद मजबूत बूथ मैनेजमेंट। पन्ना प्रमुखों की फौज ने माइक्रो टारगेटिंग के जरिए हर एक वोटर को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम किया। दूसरा था लगातार चलता जमीनी प्रचार, जिसने लोगों से सीधा संपर्क कभी टूटने नहीं दिया। तीसरा, एक बहुत ही आक्रामक सांस्कृतिक पहल। स्थानीय त्योहारों और महापुरुषों के जरिए लोगों की भावनाओं से सीधा जुड़ाव बनाया गया। और चौथा, सबसे बड़ा फैक्टर, विपक्षी वोटों का बंटवारा। जब विपक्ष एकजुट नहीं होता तो एक मजबूत और संगठित पार्टी को उसका सीधा फायदा मिलता है, और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चलिए अब उस वर्ग की बात करते हैं जो किसी भी चुनाव का असली गेम चेंजर होता है, हमारे युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाता। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर सामने आई है वो है युवाओं के मिजाज में आया एक भारी बदलाव। इतिहास गवाह है कि बंगाल में वोटिंग अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली पारंपरिक वफादारी पर निर्भर करती थी, लेकिन इस बार के युवा और फर्स्ट टाइम वोटर ने उस ऐतिहासिक वोटिंग पैटर्न को पूरी तरह से नकार दिया। उनकी चिंताएं बिल्कुल बदल चुकी हैं। उन्हें अब रोजगार चाहिए, औद्योगिकरण चाहिए और एक पारदर्शी प्रशासन चाहिए। इस नए और युवा वोकेन ने पुरानी राजनीति के समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए इस नए राजनीतिक परिदृश्य की नींव रखी है। अब किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण में हर पहलू पर बात होनी चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर हुए चुनाव में विवाद न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए चुनाव की पारदर्शिता से जुड़े विवादों पर भी नजर डालते हैं। इस मुद्दे पर हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ विपक्ष का कड़ा रुख है। उनका साफ आरोप है कि चुनाव में कई अनियमितताएं हुई हैं और उन्होंने कुछ खास जगहों पर दोबारा चुनाव यानी रीपोलिंग की मांग भी रखी। लेकिन दूसरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग का बिल्कुल स्पष्ट आधिकारिक बयान है कि पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया बेहद सख्त नियमों के तहत और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई गई है।
हमारा मकसद यहाँ किसी एक का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में इन दोनों ही दृष्टिकोणों को समझना है, क्योंकि ये लोकतंत्र के अहम हिस्से हैं। चलिए अब अपना दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं। बंगाल के इस राज्य स्तरीय परिणाम का हमारे पूरे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। कहा जाता है कि बंगाल देश की राजनीति का बेल वेदर स्टेट है, यानी जो हवा बंगाल में बहती है वो अक्सर देश का मूड बता देती है। 2026 का ये ऐतिहासिक बदलाव कोई साधारण घटना नहीं है, ये सीधे तौर पर 2029 के आगामी राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। इस नतीजे ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को अपनी भविष्य की रणनीतियां, अपने गठबंधन और अपने प्रचार के तरीके पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया है। 2026 की ये टाइमलाइन अब सीधे 2029 के महामुकाबले की दिशा तय कर रही है। इन सब बातों के बीच इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो ये है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। 15 साल का एक मजबूत एक छत्र शासन सिर्फ एक चुनाव में इतिहास बन सकता है। जनता का मिजाज, उनकी बदलती उम्मीदें और उनका एक वोट किसी भी पल पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। लोकतंत्र की असली ताकत यही है, अंतिम फैसला हमेशा जमीन पर खड़ी जनता के ही हाथ में होता है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या बंगाल का ये चुनावी मिजाज 2029 में राष्ट्रीय राजनीति की पूरी तस्वीर को तय करेगा? आज हमने जिस तरह के बूथ मैनेजमेंट, सांस्कृतिक लहर और युवाओं के बदलते पैटर्न्स का विश्लेषण किया है, क्या वो देश के बाकी हिस्सों में भी दोहराए जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कुछ सालों तक हर राजनीतिक गलियारे में गूंजता रहेगा। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।